सो हाय गाइस। आज हम लोग न्यूज़ इन शॉर्ट पार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक सेक्शन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल 3.91 नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज मार्केट। ठीक है, तो रिसेंटली सेबी ने नॉर्म्स रिगार्डिंग ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, इनका जो इन्वेस्टमेंट था इन ओवरसीज मार्केट, इसके रिगार्डिंग जो नॉर्म्स थे उनको ईज कर दिया है। ठीक है, यानी अब ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड या वेंचर कैपिटल फंड बहुत इजीली ओवरसीज मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो गाइडलाइंस है, दीज आर एम टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, तो इंडिया के जो लोग हैं जिन्होंने ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है या वेंचर कैपिटल फंड बनाया है, वो इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को अपने विशेष के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो पहले रेगुलेटरी रिजीम था जिसके अंदर ये कर पाना उतना इजी नहीं था, अब वो ईज आउट कर दिया गया। ठीक है, तो आगे देखने से पहले ये या इन गाइडलाइंस के हाईलाइट देखने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड या ये जो वेंचर कैपिटल फंड होता है ये होता क्या है। तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एक ऐसा एक फंड होता है इन विच बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड इन द मतलब सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर का मतलब बहुत हाई नेटवर्थ वाले जो इंडिविजुअल होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों के अंदर होती है। ठीक है, सो ऐसे लोग आते हैं और एक प्राइवेटली पूल्ड फंड के अंदर पैसा डालते हैं और फिर उस फंड के थ्रू आगे और किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है या और किसी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, सो ये आइडिया होता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फंड्स की अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे कि आप देख सकते हो सॉफ्ट बैंक करके एक है। ठीक है, तो वो इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इन सब के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने का आइडिया ये रहता है कि ऐसे मार्केट में ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जहाँ पे रिटर्न ज्यादा हो। ठीक है, तो ये आइडिया रहता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में। वेंचर कैपिटल फंड जो है ये एक फर्दर टाइप ही है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का, जिसमें आइडिया ये रहता है कि इन्वेस्ट करा जाए स्टार्टअप में और स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस में, क्योंकि इनके अंदर जो रिटर्न होता है ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि लेट्स से स्टार्टअप है जैसे फ्लिपकार्ट हो गया। फ्लिपकार्ट अभी जब जब तक लिस्टेड कंपनी नहीं बनता और उसकी जो जर्नी है उसमें जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ठीक है, और जैसे ही वो एक स्टैब्लिश कंपनी बन जाती है उसमें फिर एक ग्रोथ रेट जो है वो नॉर्मल आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें टीसीएस वगैरह की, तो इनमें आप ग्रोथ रेट देखोगे 10%, 15% एट मैक्स, मतलब मैक्सिमम बता रहा हूँ ये। लेकिन वहीं स्टार्टअप्स में देखोगे तो उसमें 100, 200, 300% तक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इसलिए वेंचर कैपिटल फंड जो होता है ये स्पेसिफिकली ऐसे कंपनीज को टारगेट करता है जो अभी छोटी है लेकिन उनका पोटेंशियल है कि बहुत ज्यादा हाई रिटर्न दे दे। ठीक है, तो ये होता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है, सो इस गाइडलाइंस के अंदर जो ईज आउट किया है इन्होंने, एक तो ये चीज करी है कि ऐसी पहले उन्हीं कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते थे या ये फंड जो उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते थे जो कि इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ बैक ऑफ मतलब कुछ ना कुछ ऑपरेशन है या कोई एटलीस्ट कोई बैक ऑफिस है। ठीक है, बैक ऑफिस मतलब उनका कुछ प्रोसेसिंग के काम जैसे इंडिया में हो रहा है। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं ग्लोबली काम करती हैं, इंडिया में उनका बिजनेस नहीं होता लेकिन उनकी प्रोसेसिंग जो होती है वो इंडिया में होती है। ठीक है, यानी कुछ फिजिकल प्रेजेंस उनकी इंडिया में होती है, तो उन्हीं के अंदर अलाउड था। लेकिन अब इस कंडीशन को हटा दिया गया है। अब वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशन है। पहला, या तो वो जिस कंट्री के अंदर वो कंपनी है दे आर सिग्नेटरी टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका IOSCO है, इसको भी हम लास्ट में देखेंगे ये क्या चीज है। नेक्स्ट, एक बायलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन लोगों ने साइन कर रखा हो विद सेबी। लास्टली, कंपनी कंट्रीज हैविंग FATF रेस्ट्रिक्शन आर बार्ड फ्रॉम इट। ठीक है, तो जैसे कंपनी FATF आपको पता ही है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करता है या टेरर फाइनेंसिंग को डिस्करेज करता है। तो ऐसी कंट्री जो कि इसकी ग्रे सॉरी ब्लैक लिस्ट के अंदर है। ठीक है, यानी वो कंट्री जो FATF के जो रूल्स है उनसे कंप्लाई नहीं कर रही है, उन कंट्रीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, और ये जो ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब अगर हम चाहें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है जो अब्रॉड हमने रख रखी है उसको हम आगे किसी एंटिटी को सेल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एंटिटीज एलिजिबल होंगी अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फेमा एक्ट के अंडर कंपनी मतलब इस लॉ के अंदर वो रेगुलेट होगा वो जो भी ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दिस आर्टिकल।
आगे हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैड्रिड स्पेन के अंदर है। ये ऑर्गेनाइजेशन 1983 में शुरू हुआ था और एक वर्ल्ड सिक्योरिटी रेगुलेटर्स का यूनियन है। जैसे हमारी कंट्री में सिक्योरिटी रेगुलेटर कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सेबी है। सेबी कब एस्टैब्लिश हुआ था, कोई बता सकता है? व्हेन वाज सेबी एस्टैब्लिश्ड? 1992। करेक्ट, अजहर 1992 में। स्कैम के बाद। स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 1992, आई थिंक करेक्ट, 1989। हाँ मतलब वो एस्टैब्लिश पहले हो गया था, लेकिन उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस, जो एक्ट है 1992 का, उसके थ्रू उसको वो स्टेटस मिला। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो जैसे इंडिया के अंदर सिक्योरिटी रेगुलेटर से भी हो गया, वैसे ही वर्ल्ड लेवल पे एक वर्ल्ड सिक्योरिटी रेगुलेटर है, वो है ये ISCO। ठीक है, सो इट वर्क्स विद G20 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ये बेसल के अंदर है। ठीक है, जो हम वो बेसल नॉर्म्स पढ़ते हैं वो सब उनसे लेना देना है इसका। ठीक है, तो सेबी इज एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ IOSCO। ठीक है, फिर है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ये इसका एसोसिएट मेंबर है। और फिर इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आर इट्स एफिलिएट मेंबर्स। ठीक है, तो कोई मेरे को ये बताओ कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ये कहाँ पर है इंडिया के अंदर? गांधीनगर। करेक्ट, गांधीनगर, जो गिफ्ट मतलब गिफ्ट सिटी बोलते हैं इसको, गांधीनगर के पास ही पड़ता है वो। तो वहां पे ये लोकेटेड है। और ये जैसा SEZ होता है ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी एक फॉरेन लैंड की तरह काम करता है, वैसे ही फाइनेंशियल के टर्म्स में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी इंडिया का टेरिटरी में ही होगा, लेकिन ये काम एक फॉरेन लैंड की तरह करेगा। यानी यहाँ पे जो फॉरेन जो बिजनेस है वो जितनी लिबर्टी एंजॉय करते हैं वो उतनी ही एंजॉय करेंगे। ठीक है, सो ये आइडिया है। फिर BSE NSE तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है, कोई बता सकता है इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, BSE और NSE के बेंचमार्क या BSE के इंडिकेटर? सेंसेक्स और और NSE के? NSE का निफ्टी। करेक्ट, तो निफ्टी सेंसेक्स 50 में आई मतलब थिंक बोले। सेंसेक्स में आई थिंक 30 कंपनीज का कुछ होता है और करेक्ट निफ्टी में 50 कंपनीज। करेक्ट करेक्ट। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इनके अंदर ना जो 50 कंपनीज होती है ना, मतलब होती तो, अगर आप देखोगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे हजारों कंपनियां लिस्टेड है, सेम चीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी हजारों कंपनियां लिस्टेड है। लेकिन जो हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं वो कुछ टॉप, जैसे सेंसेक्स है तो टॉप 30 कंपनीज होगी जिनका सबसे लार्ज मार्केट कैप है, और उनके कैसे शेयर ऊपर नीचे जा रहे हैं वो डिसाइड करता है सेंसेक्स, मतलब उनका बेंचमार्क होता है सिर्फ उन 30 कंपनियों का। और क्योंकि वो 30 कंपनियां मोस्टली अलग अलग सेक्टर में होती है, जैसे कोई IT में हो गई, कोई सीमेंट में हो गई, कोई पेट्रोलियम में हो गई। ठीक है, तो सबका अपना अलग अलग सेक्टर रहता है, कई बार वो मल्टीपल सेक्टर वाली कंपनीज भी एक साथ हो सकते हैं, लेकिन वो एक ब्रॉड आइडिया देता है कि हाँ ओवरऑल मार्केट का टेम्परेचर क्या है उसका। हो सकता है उसको बीमारी कुछ और हो, मतलब कई बार हो सकता है कि छोटी कंपनियां बेटर परफॉर्म करे हो लेकिन सेंसेक्स फिर भी नीचे जा रहा हो। ठीक है, तो उतना उसको वो नहीं मान के चलना कि वो पूरे मार्केट का इंडिकेटर है, हाँ, लेकिन ये आप कह सकते हो कि वो एक सिग्निफिकेंट मार्केट इंडिकेटर है। ठीक है, BSE NSE। और दूसरा अभी करंटली क्या हुआ, रिसेंटली अडानी के आई थिंक दो कंपनियां हैं जो NSE के अंदर अब लिस्ट होंगी, मतलब NSE का जो सॉरी जो निफ्टी है उसके अंदर वो आ रही है। ठीक है, क्योंकि उनका मार्केट कैप इतना बढ़ गया कि जो ऑलरेडी 50 कंपनीज एग्जिस्ट कर रही थी उनमें, उनको वो रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली थोड़ा डेवलपमेंट में था, ये अपने को पता होना चाहिए इतना। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ब्लू बॉन्ड्स। तो और इनकी मैम आप कर ले, बोले। एक एडिशन था उसमें कि एक मिंट में आर्टिकल आया था, उसमें उन्होंने बोला था कि इन द लास्ट पास्ट 5 इयर्स जो PSU कंपनीज जो लिस्टेड है ना BSE पे, उनमें सिर्फ 8% इंक्रीज हुआ है। और जो नॉर्मल बाकी की प्राइवेट कंपनीज एटसेट्रा है उनमें 86% है। तो इतना गैप है PSU और प्राइवेट कंपनीज में। तो कुछ करेक्ट, क्वेश्चन आए तो ये डेटा कोट कर सकते हैं। राइट, और एक इससे ठीक है। रिलेटेड फैक्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो एशिया का पहला स्टॉक मार्केट था। हाँ करेक्ट, एशिया का पहला स्टॉक मार्केट था, तो ये भी याद होना चाहिए। ठीक है मैम, चालू कीजिए। हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ब्लू बॉन्ड्स। ठीक है, तो सेबी ने अभी प्रपोज किया है ब्लू बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। तो ये किस चीज के लिए काम करेगा? तो जैसे ब्लू बॉन्ड ब्लू इकोनॉमी के लिए काम करेगी। ब्लू इकोनॉमी होती क्या है?
तो वाटर रिलेटेड इकोनॉमीज, जैसे हमें पता ही है कि इंडिया का जो 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है और फिर साथ साथ 14,000 किलोमीटर का नेविगेबल इनलैंड वाटरवेज भी है हमारा। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमीज है, तो इन सबको हार्नेस करने के लिए हमें फंड चाहिए। तो इसके लिए ब्लू बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह जैसे बॉन्ड का नॉर्मल होता है कि एक इश्यूअर होता है और फिर एक इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर को इशू करती है इश्यूअर और फिर वो पैसे देते हैं और एक डेफिनेट फिक्स टाइम या फिर जैसे भी प्रोविजन हो वो पैसे वापस करने पड़ते हैं, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये सारे सिस्टम। तो इसी तरह हम मनी पूल करेंगे और ब्लू इकोनॉमी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो यही एक कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है कि सबसे पहला कौन सा कंट्री था जिसने सोवरेन ब्लू बॉन्ड इशू किया था? सेशल्स। हाँ, सेशल्स। तो सेशल्स पहला कंट्री था, 2018 में सोवरेन ब्लू बॉन्ड लेकर आया था। और इससे हमारे जितने भी ओशनिक रिसोर्स माइनिंग या फिर सस्टेनेबल फिशिंग और ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी है हमारा, तो उन सबको हार्नेस करने के लिए ये हेल्प करेगा। ठीक है, इससे और भी ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होंगे, जैसे कि अपना जो 2021 टू 30 का डेकेड है उसे यूएन ने यूएन डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ये दिया गया है 2021 टू 30। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए। और फिर अपना जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें ब्लू इकोनॉमी का शेयर है 4.1%। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये भी इसका शेयर भी बढ़े। ठीक है, साथ ही साथ SDG 14 अपना पता है कि लाइफ बिलो वाटर है, तो ये सारी ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होंगी इससे। इसमें इतना ही है, और किसी को इसमें ऐड करना है क्या? ये फिशरीज से रिलेटेड मतलब एक कमेटी थी, उसका क्या नाम है? मीरा कुमार। मीरा कुमार हाँ, कमेटी। मीना मी कुमारी। हाँ सॉरी, मीना कुमारी। नहीं, और हमारा मीरा मीरा कुमारी है ना, मीरा कुमारी, वो जो लोकसभा स्पीकर थी पहले। अच्छा, मीरा कुमारी मीना या कौन? मीरा? मीरा 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 बाई अच्छा वाला मीरा। अच्छा। हमारा इनलैंड फिशिंग मतलब ज्यादा है या मरीन फिशिंग? इनलैंड है ना? इनलैंड ज्यादा है वैसे। आगे ना एक पूरा आर्टिकल उस पे ही है, फिशरीज पे है। अच्छा, आई थिंक ठीक वहां है पे सर। ज्यादा बेटर दिख पाएंगे ना। ओके, तो ठीक है, यहाँ किसी को और कुछ ऐड करना है तो बता देना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंट एग्रीगेटर। तो सेबी ने अभी आरबीआई का जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क सिस्टम है उसे ज्वाइन किया है। तो अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम होता क्या है? तो इससे पहले कि आरबीआई ने इसे एक एनबीएफसी का स्टेटस दिया है। अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम इस तरह है कि मान लो एक इंटरमीडियरी है, मतलब एक इंटरमीडिएट सिस्टम है जिसमें इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी की का काम करेगा वो। और उसके अलावा होंगे एक तरफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स और एक तरफ होगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। तो जितने भी प्रोवाइडर्स होंगे उसमें बैंक आ सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले आ सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ सकती है, कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती है और जिनके पास है वो। और दूसरे यूजर्स में कौन आएंगे? तो इसमें बैंक्स भी आ सकते हैं, इंडिविजुअल यूजर्स भी आ सकते हैं, और फिर वही म्यूचुअल फंड्स वाले भी आ सकते हैं। तो अग्रीगेटर सिस्टम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी और फिर यूजर्स के कंसेंट के से वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगी प्रोवाइडर्स के साथ या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, तो अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम का यही एक काम है। इसको लाया क्यों गया है? तो जैसे कि हम लोग अगर हमें इंश्योरेंस चाहिए होता है तो हम किसी बैंक में जाते हैं, वो किसी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप करती है और फिर इंश्योरेंस कंपनी हमें हमारी इंफॉर्मेशन लेती है, हम अपना स्टेटमेंट देते हैं, बैंक स्टेटमेंट, पर्सनल डिटेल्स, ये सारी चीजें देते हैं, वो बैकग्राउंड चेक करती है, फिर बहुत सारी, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो इन सबको कम करने के लिए एक ऐसा सीमलेस प्रोसेस लाया गया है जो एक इंफॉर्मेशन जिसके पास होगा और जिसे चाहिए होगा वो इंफॉर्मेशन उससे लेगा और फिर इस तरह ट्रांजैक्शन होगा इंफॉर्मेशन का। तो इस पूरे काम के लिए ये सिस्टम लाया गया है। तो इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम होगा और फिर साथ ही साथ हमें टेलर्ड प्रोडक्ट भी मिलेंगे।
जैसे जिस इंफॉर्मेशन को देख के हम लोगों को ये पता, जो प्रोवाइडर्स है उन्हें ये पता लग सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट इनके लिए सही होगा कस्टमर के लिए, तो वो उसी तरह का प्रोडक्ट उसे देंगे। तो पूरे सिस्टम ये सीमलेस और स्मूथ वर्किंग के लिए ये काम करेगा। हाँ, मतलब इसमें ये चीज बोल सकते हो कि कस्टमर के लिए कस्टमर सेंट्रिक वो प्रोडक्ट्स दिए जा सकेंगे, और उससे ईज ऑफ लिविंग जो है वो कस्टमर का इंश्योर होगा। तो उस तरीके से हमारे जो इकोनॉमी है उसको हेल्प करेगा। और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे टर्म्स भी आप लिख सकते हो, टू ऐड सम वैल्यू इन इट। ठीक है, आगे चलते ये हैं फिर। सिबिल स्कोर वगैरह जो हम्म। है, यही है ना ये अकाउंट एग्रीगेटर्स? सिबिल स्कोर आपको लोन वर्दीनेस के लिए होता है, मतलब वो एक बहुत स्पेसिफिक पैरामीटर हो गया कि आपको लोन मिलेगा हाँ। कि नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अकाउंट एग्रीगेटर बहुत ही, ज्यादा बड़ा या इंटीग्रेटेड लेवल पे होगा कि आपका हर चीज का डेटा, आपका म्यूचुअल फंड का डेटा, आपने कहाँ से इंश्योरेंस लिया उसका डेटा, आपका पास कहाँ का अकाउंट है उसका डेटा, आपके पास कितना लोन है उसका डेटा, वो सब आपका डेटा आपकी कंसेंट से, मतलब आपका कंसेंट पहले उसमें जरूरी है। तो आप अगर कंसेंट देते हो तो वो सब डेटा जो है वो आगे किसी और प्रोवाइडर को, सर्विस प्रोवाइडर को वो दिया जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो असेस कर सकते हैं कि हाँ, आप उस प्रोडक्ट के लायक हो कि नहीं हो, और अगर लायक हो तो फिर वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मतलब बहुत इंक्लूसिव है अकाउंट एग्रीगेटर का कॉन्सेप्ट। सिबिल स्कोर केवल आपको लोन दिलाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए इस सेंस में वो थोड़ा लिमिटेड है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर एग्रीकल्चर लोन। तो अभी आरबीआई ने अपना रेपो रेट इंक्रीज कर दिया है, और इससे पहले इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो एग्रीकल्चर लोन के लिए चल रही थी वो 2020 में गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि बैंक्स थे, वो उनके पास इतना फंड था कि वो एग्रीकल्चर लोन में 7% पर एनम के रेट से वो लोन दे सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, तो हमें इन्फ्लेशन और रेपो रेट इन सब का कॉन्सेप्ट पता है कि मार्केट में अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो जो बैंक्स आरबीआई से लोन लेती है उस लोन को बढ़ा देगी आरबीआई, ताकि बैंक को आरबीआई से पैसा कम मिलेगा, और बैंक्स के पास पैसे कम होंगे तो मार्केट में वो देने के लिए पैसे कम होंगे, और इस तरह डिमांड जो है वो कम होगी, तो इससे इन्फ्लेशन कट होगा। तो ये प्रोसेस पूरा हमें पता है। तो इस चीज के लिए अभी फिर से इस स्कीम को मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के नाम से अभी फिर से और फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23 से 2024 टू 2025 तक के लिए लेके 2 साल के लिए फिर से लेकर आई है गवर्नमेंट, लेकिन नाम चेंज कर दिया है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर प्रोविजंस क्या क्या है? तो 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। इंटरेस्ट सबवेंशन आई होप पता होगा सबको कि अगर जैसे मान लो हमें लोन लेना है बैंक से, तो अगर किसी स्कीम के थ्रू अगर सबवेंशन स्कीम है वो, तो हम लोन लेते हैं और 7% का अगर इंटरेस्ट रेट है तो हम लोगों को आधा देना पड़ेगा इंटरेस्ट, और जितना गैप होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये इंटरेस्ट सबवेंशन होता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रोविजंस ये हैं, फीचर्स ये है इस स्कीम का कि 1.5% सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो गवर्नमेंट पे करेगी। साथ ही साथ अगर टाइमली रीपेमेंट हुआ लोन का तो एडिशनल 3% सबवेंट होगा इस पे। ठीक है, 100% सेंटर फंडेड है, और नाबार्ड और आरबीआई इम्प्लीमेंट कर रही है। बस इससे रिलेटेड यही है, और फिर बहुत सारी एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्टेप्स है जो गवर्नमेंट ने ली है। तो वो किसान क्रेडिट कार्ड है, और एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे एपीएमसी मार्केट और ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए थी। ये शायद 2018 के बजट में लॉन्च हुआ था। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो ये क्रॉप लॉस और डैमेज के लिए इंश्योरेंस है, जिसका राबी के लिए 1.52% फॉर खरीफ एंड
सॉरी 1.5% फॉर खरीफ, नहीं 1.5% फॉर राबी है ना शायद। हाँ 1.5% फॉर राबी, 2% फॉर खरीफ एंड 5% फॉर 5% फॉर कमर्शियल क्रॉप्स हाँ हॉर्टिकल्चर टू बी स्पेसिफिक। हॉर्टिकल्चर। हाँ, तो ये फसल बीमा योजना के इंटरेस्ट रेट्स हैं और प्रीमियम रेट्स हैं, सॉरी। तो इसमें ये नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1982। राइट। और आई डोंट नो बट कमिटी कौन सी है, बता सकता है क्या? ना इम्पोर्टेंट है कि नहीं बट। हाँ, बी सीवारमन हमने कल देखा था ना। हाँ, कल ही हमने रीड किया था ना ये अच्छा। नाबार्ड वाला। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, बी डी सीवारमन। सेवारमन। और एक किसान क्रेडिट कार्ड है, इसमें कितना क्रेडिट दिया जाता है, मतलब एक रफ फिगर? क्योंकि थोड़ा केसीसी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मतलब तो थोड़ा स्पेसिफिक आंसर्स में लिखेंगे तो बेटर रहेगा। पता है आई क्या थिंक ये किसी को? प्री में भी पूछा हुआ है ना किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर कि किस किस चीज में मिलता है, थोड़ा हाँ इम्पोर्टेंट है। आई थिंक किसान क्रेडिट कार्ड में शायद 3 लाख का लोन तक मिलता है ना, राइट? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, 3 lakhs तक नॉर्मल फार्मर्स को मिलता है अभी। फिशरीज से रिलेटेड जो है उनको भी अलाउ कर दिया है उसमें, तो उनको 2 लाख ही है। एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज और प्लस जो फिशरीज है अभी रिसेंटली, इनको भी इसके अंदर पैसा हाँ, मिलता है। तो ये केसीसी के लिए ना आरवी गुप्ता कमेटी करके एक कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तो उन्होंने कहा था, उनका रिकमेंडेशन था कि केसीसी का जो क्रेडिट मतलब लिमिट है ना क्रेडिट का, तो ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए ऐसे। राइट। और इसके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो ये अभी मॉडिफाइड वाली आई है, उसके लिए भी अपर लिमिट 3 लाख ही है। और राइट। शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए, शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 ईयर आपको पे करनी है। राइट। नेक्स्ट इश्यूज तो आई थिंक पता ही होंगे सबको। हाई प्रेवलेंस है नॉन इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट का, पुअर डिप्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर क्रेडिट का टू अलाइड सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर में तो है बट अलाइड सेक्टर जैसे एनिमल हस्बेंड्री है तो वहाँ पे उतना यूजेज नहीं है। फिर हाई डिपेंडेंसी ऑन शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड अलाइड क्रेडिट, एंड लास्टली डाइवर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लोन फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो अगर आप देखोगे अगर नॉर्थ से साउथ को कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि सदर्न इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर लोन जो है वो डिसबर्स हो रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा साउथ सदर्न इंडिया में। तो वो रीजन यही है कि वो डाइवर्ट करते हैं एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर का जो लोन लिया हुआ है क्योंकि वो सस्ते अमाउंट पे मिल रहा है आपको। पहला तो 7% पे मिल रहा है और फिर उस पर टाइमली रिपेमेंट पे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिल रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो लोग उसको पैसा मतलब चीप रेट पे मिल रहा है तो वो पैसे को डाइवर्ट कर देते हैं इधर उधर। तो वो भी एक इश्यू है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अटल। एक डेट हाँ बोल। एक क्रेडिट से रिलेटेड डेटा था। जो टोटल क्रेडिट दिया जाता है ना, उसमें 40% सिर्फ साउथ इंडियन स्टेट में मतलब दिया जाता है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वहाँ पे परसेंटेज सिर्फ 0.8% है। तो इतना स्क्यूनेस है क्रेडिट में, तो ये भी आंसर्स में लिख सकते हो क्रेडिट वाले पॉइंट में। और 25 to 26% अभी भी ऐसे फार्मर्स है कि वो मनी लेंडर्स पे डिपेंड है लोन के लिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो ये भी कंसर्न है। सोर्स इसका आरबीआई है। और एनएसएसओ की एक असेसमेंट रिपोर्ट आई थी एग्रीकल्चर की, उसमें भी ये था कि 52% तो वो फार्मर्स है जो डेट में ही रहते हैं हमेशा। देख इतना ही फिगर शायद उनके लिए भी है कि जो लोग इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट उठा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी आई थिंक 60% के आसपास ही है रेशियो उनका। बाकी जो 40% है या 40% से लेस ही है थोड़ा, जो लोग नॉन इंस्टीट्यूशन से पैसा उठा रहे हैं। तो ये एनएसएसओ का नाम लेके या आरबीआई का नाम लेके आप ये चीज डेटा लिख सकते हो बिकॉज इनका इस टाइप का रिपोर्ट आता रहता है। ठीक है, सो कूल है। आगे चलते हैं, अटल पेंशन योजना। तो धर्मपाल जी आप करेंगे क्या? हाँ सर, मैं बताता हूँ। कुछ पॉइंट्स okay, होंगे तो आप लोग ऐड कर लेना जो मेरे रह जाए। बिल्कुल। हम्म, हाँ, तो अटल अटल पेंशन योजना के बारे में बात करते हैं। तो वो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि
जो इनकम टैक्स पेयर्स वगैरह है उनको गवर्नमेंट ने अटल पेंशन योजना के एम्बिट से हटा दिया है कि आप लोग अवेल नहीं कर सकते अब अटल पेंशन योजना। तो थोड़ा अटल पेंशन योजना के बारे में बात करते हैं। ये स्वावलंबन स्कीम को रिप्लेस किया था गवर्नमेंट ने 2015 में, जिससे कि एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम मिले, खासतौर पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को, जो पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड वर्कर्स होते हैं। तो इस स्कीम के अंतर्गत 18 से 40 उम्र के लोगों को मिनिमम मंथली पेंशन 1000 से लेके 5000 के बीच में गवर्नमेंट प्रदान करेगी। तो उसके लिए नॉमिनल प्रीमियम देना होगा। और जो PFRD है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो इसको मैनेज और एडमिनिस्टर करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ही आएगा अटल पेंशन योजना। ठीक है, इससे किसी को ऐड रिलेटेड कोई करना है? कमिटी क्या? हाँ, मैं यही पूछ रहा था, किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? अटल पेंशन योजना पे वैसे यूपीएससी ने प्री के अंदर सवाल पूछे हुए हैं, मतलब तो थोड़ा देख लेना, काफी समय से आया नहीं है सवाल, तो मे भी आ सकता है। ओके, आगे चलते हैं फिर। तो आगे चलते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स और पुअर पीपल के लिए, उसको, और ABPMJAY आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो एक इंश्योरेंस स्कीम है। और एक स्कीम है कि उस इंश्योरेंस के पैसे को आप हॉस्पिटल्स में यूज कर सके, जो कि आयुष्मान भारत योजना है। तो दोनों को कंबाइन कर दिया है, तो जिससे कि जो ESI के बेनिफिशियरीज होंगे, वो जो भी पैनल में हॉस्पिटल्स होंगे वहां जाके वो फैसिलिटीज अवेल कर पाए। तो जो आयुष्मान भारत है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है, और ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के भी अंडर। थोड़ा ESI एक्ट 1948 के बारे में बात करते हैं हम। तो ये 1948 में एक एक्ट पास किया गया था, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इसके अंतर्गत एक बॉडी स्टैब्लिश की गई थी, ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स को मेडिकल, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी और डिपेंडेंट बेनिफिट्स प्रदान करेगी इन केस ऑफ एनी इंजरी और डेथ ऑफ एनी वर्कर। तो जो भी उससे राशि मिलेगी आप उसको उसके अंदर यूज कर सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के साथ। तो थोड़ा PM आयुष्मान भारत योजना के बारे में बात करते हैं। तो ये राष्ट्रीय स्वाभिमान, एक सेकंड, हाँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों को सब्ज्यूम करके एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बनाई गई थी, जिसमें कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर मिलेगा सभी लोगों को, और इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा इसमें 5 लाख रुपए तक का। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो इस स्कीम के अंडर कवर होंगे लोग, वो 2011 के सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा के ऊपर कवर होंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के 3 तरीके हैं, इंश्योरेंस मोड, ट्रस्ट मोड और एक मिक्स्ड मोड, डिपेंडिंग ऑन द पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज। तो एक इसमें इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे 2 स्टेट्स हैं, दिल्ली और वेस्ट बंगाल, जो कि स्कीम के अंदर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं कर रही। उनका रीजन ये है कि वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी एक कोई स्कीम्स है उनकी स्टेट में, जैसे दिल्ली में तो मोहल्ला क्लिनिक्स हो गए और वेस्ट बंगाल में कोई और हेल्थ स्कीम चल रही है, तो इसलिए वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ तो मैं कोई ऐड कर दीजिए। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन सी है इस स्कीम की? स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल हेल्थ एजेंसी है ना? हाँ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, ठीक है। नोट और कर ये रहा हूँ मैं। इम्पोर्टेंट भी है, इसको 5 years कंप्लीट हुए हैं ना, तो ये स्कीम। मतलब आयुष्मान भारत जो है उसके अंदर 2 कंपोनेंट है। एक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें सर बता रहे हैं कि 5 लाख का फैमिली का इंश्योरेंस मिल रहा है, ठीक है। और वो भी किसके लिए मिल रहा है? सेकेंडरी और टेरिशरी के लिए, प्राइमरी के लिए नहीं मिल रहा है।
ये चीज याद रखना। और इस तो प्राइमरी स्कीम का, हाँ, प्राइमरी के लिए एक और कंपोनेंट है, वो ये है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर हैं सेंटर्स, जिसको हम पीएचसी बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, ठीक है, और उनको अब से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोला जाएगा, ठीक है। तो वो उस तरीके से हम प्राइमरी को टारगेट कर रहे हैं। तो याद रखना, इंश्योरेंस केवल सेकेंडरी और टेरिशरी के लिए है, प्राइमरी के लिए हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना रहे हैं। ओके। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हेल्थ आगे चलते हेल्थ से हैं। रिलेटेड, हाँ, हेल्थ से रिलेटेड कौन सा टीपीएसपी है? बता दो क्विकली। हेल्थ रिलेटेड डीपीएस पे तो पता नहीं यार। 39 में है, आई थिंक। हाँ, उसमें भी ऐड हो सकता है, और एक 47 भी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। और एसडीजी कौन सा है? एसडीजी तो आई थिंक 3 है ना। हाँ, करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इमरजेंसी आगे क्रेडिट चलते लाइन गारंटी, बोलो। हैं, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो सबसे पहले समझते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। कोई आपदा है या कुछ अनहोनी होए तो उसमें क्रेडिट यानी कि आपको लोन दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि जो 2019 में कोरोना पेंडेमिक आया था, उसकी वजह से काफी बिजनेस वगैरह बंद हो गए थे और मंदी आने जैसे हालात हो गए थे। तो जिससे कि ज्यादा लोगों को मतलब काम ठपना पड़े उनका और वो बेरोजगार ना हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने लोन फैसिलिटी एक्सटेंड की थी, क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड की थी एमएसएमईज के लिए, मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो ये गवर्नमेंट का एक तरह से एक सेफ्टी नेट था इन इन इंडस्ट्रीज और इन वर्कर्स के लिए, जिससे कि वो अपना काम जारी रख सके और पेंडेमिक को झेल जाए और वो आगे सेल थ्रू कर जाए इस प्रॉब्लम से। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि 4.5 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़, यानी कि गवर्नमेंट ने अब उस क्रेडिट जितना क्रेडिट दिया जाएगा उसकी वो बढ़ा दी है, वैल्यू बढ़ा दी है। 4.5 लाख करोड़ से अब वो 5 लाख करोड़ कर दी गई है। तो अभी तक पर जितने लोन सैंक्शन है वो है 3.67 लाख करोड़, और गवर्नमेंट ने अब 5 लाख करोड़ की लिमिट बढ़ा दी गई है, तो इसलिए ये न्यूज में है अभी। अभी रिसेंटली ये जो क्रेडिट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है, ये स्टार्टअप्स को भी एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है, तो थोड़ा इस पे ध्यान रखना, अदरवाइज तो ये नॉर्मल सी बात थी। ठीक है, ठीक है, आगे मैं चलते ये हैं। आर्टिकल। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है? ये सेंटर के ये अंडर है भाई। हाँ, बट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। तो ये एक तरह से एक स्किल करने का इनिशिएटिव है, खासतौर पे जो ग्रामीण इलाकों में यूथ रहते हैं उनको, उनके लिए, जो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने स्टार्ट किया है। तो इसका एम ये है कि जो मेनली ट्राइबल कम्युनिटीज को ये टारगेट करेगा, उनको इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, फार्म मैकेनाइजेशन जैसे जॉब्स में उनको स्किल करेगा, क्योंकि इनमें कुछ अपना कैपिटल तो इन्वेस्ट करना नहीं होता, मेनली स्किल्स से ही काम होता है, जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। और जो ये प्रोजेक्ट है वो अभी 6 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हो रहा है, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड और गुजरात में। ये संसदीय परिसंकुल योजना के अंडर इम्प्लीमेंट हो रहा है। सर एक से ये वाला बताना मुझे, सर ये वाला समझ में नहीं आया था, संसदीय परिसंकुल योजना। ये जो एमपीज है ना, उनके पर्सपेक्टिव से ये स्कीम है, जिसके अंदर वो अपने लोकल एरिया जो है उसका डेवलपमेंट करेंगे। तो एक ब्रॉड ओके स्कीम है, सर। उसी के अंडर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम है ये। ओके सर। तो इसका ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट का सेकंड फेज शुरू हुआ है अभी, इसलिए ये न्यूज में है, जो कि एमपी और झारखंड में लॉन्च किया गया। अभी 450 ट्राइबल स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे वो। तो ये जीएस
GS2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस के लिए, और GS3 में ह्यूमन रिसोर्स के लिए जरूरी है ये टॉपिक। तो ये NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? सर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, HRD मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये। अभी तो HRD मिनिस्ट्री रही नहीं है, अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। सॉरी, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है ये। हाँ करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर है, तो याद रखना। और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई हुई है, ठीक है, तो कई बार वो कंफ्यूज कर सकते हैं। हाँ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ये एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है कंपनीज एक्ट में, 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 8 में ऐसी कंपनी रजिस्टर होती है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, जैसे कि NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो सेक्शन 8 के अंडर बनती है, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। याद रखना, अगर कंपनीज एक्ट 1956 पूछा है तो सेक्शन अलग हो जाएगा, वहां पे वो सेक्शन 25 है, बट जनरली आपको आई थिंक 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसके हिसाब से ही पूछेंगे, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और आगे चलते हैं। ऐसे ही एक उद्यमी मित्र पोर्टल भी था, वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? कॉमर्स है ना? नहीं, MSME। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एमपेडा, ठीक है, तो वो फिशरीज वाला बात कर रहे थे तो हम यही डिस्कस कर लेंगे फिशरीज वाला। तो अभी एमपेडा को 50 साल पूरे हो गए, तो वो अपना वो जो गोल्डन जुबली है वो सेलिब्रेट कर रहा है, और इस दौरान जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने 4 प्रपोजल रखे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज मराइन रिसोर्सेज। पहला, आइडेंटिफाई 20 प्रोडक्ट्स फॉर द आइटम्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू 90% ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, मतलब आइडिया ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट बास्केट है फिशरीज के सेक्टर में उसको हम डाइवर्सिफाई करें बाय इंक्लूडिंग न्यू प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, प्रिपेयर स्टेट वाइज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट प्लान्स, तो ये अच्छा एक आइडिया ही आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग चीज में लिख सकते हो कि स्टेट वाइज हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट डेवलप कर लें जिसमें उसका एक्सपर्टीज हो। नेक्स्ट, एम एट एक्सपोर्ट्स वर्थ ₹20 billion in next 5 years. नेक्स्ट, रेज द लाइवलीहुड ऑफ फिशरमैन, ठीक, तो ये 4 टारगेट्स देखोगे तो एक सिमिलर हमारे पास स्कीम है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। किसी को ऑब्जेक्टिव पता है कि उस स्कीम का क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट स्कीम? ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी मरीन सेक्टर या फिशरीज से कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उस स्कीम को जरूर लिखना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हमारा टारगेट है 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करना है बाय द ईयर 24-25, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक एक्सपोर्ट करना है हमें फिशरीज से या मरीन रिसोर्सेज से, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर हमारा एम है 50 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, ठीक है, वही सेम टाइम पीरियड है। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्कीम्स हैं, बट ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है जो अचीव करना है कि एक्सपोर्ट में इसको बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, और डबलिंग द फार्मर्स इनकम, फिशरी फार्मर इनकम, ठीक है, सो ये आप पता होना चाहिए। सो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, तो एम्पेडा का अगर बात करें तो दिस वाज लॉन्च इन 1972 एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, तो आइडिया ये था कि हम मरीन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंक्रीज करें। तो ये बेसिकली इट is empowered to regulate export of marine products, take all measures required for ensuring sustained quality of seafood export from the country, ठीक है, हमारे जो कंट्री से सी फूड जा रहा है वो क्वालिटी वाइज भी सही होना चाहिए, नहीं तो फिर डेवलप कंट्रीज क्या करते हैं, वो फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगा के हमारे एक्सपोर्ट को रोक देते हैं, ठीक है, तो पहले से ही ये बॉडी ध्यान रख सकती है कि यहाँ से जो सी फूड जा रहा है वो पहले ही क्वालिटी हो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करना बॉटल नेक्स को सी फूड ट्रेड में और उसे करेक्ट करना, रजिस्टर करना जितने भी मराइन इकोसिस्टम है, मतलब उसमें जितने भी स्टेक होल्डर है, चाहे वो फिशरी फार्मर हो या स्टोरेज यूनिट हो या वेसल्स हो, ठीक है, इन सब का एक रजिस्ट्री तैयार रखना है इसको। नेक्स्ट, मार्केटिंग एक्टिविटी में हेल्प करता है, जहाँ पे बायर सेलर मीट होता है, फॉरेन कंट्रीज में अपने डेलीगेशंस को लेके जाता है जो कि
उसके साथ नेगोशिएशन करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ। प्रमोट करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर कमर्शियल एक्वाकल्चर, ठीक है। तो इसमें राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अंडरटेकिंग कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू सोसाइटीज सच एज नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, जहाँ पे हम लोग जो पुअर और जो मार्जिनलाइज्ड रूरल एक्वाकल्चर फार्मर है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फिशिंग, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि अनसस्टेनेबल फिशिंग की वजह से वो पूरा फिश स्टॉक गायब भी हो जाए, तो वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस भी इंश्योर करनी है। सो since 2004 it is implementing the national residual control plan, ठीक है। तो रेसिड्यू जो सब्सटेंस का जो रेसिड्यू है जो फिशिंग के दौरान रिलीज हो सकता है या फिर जो स्टोरिंग के दौरान रिलीज हो सकता है, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल या वेटनरी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स है, तो इनका जो यूज है ये लिमिटेड होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको याद हो, मतलब फिशरी सेक्टर से थोड़ा सा अलग है ये चीज, एक स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एक ड्रग था कॉल्ड कोलेस्टीन, ठीक है। कोलेस्टीन का जो इस्तेमाल था वो बहुत हेवीली हम कर रहे थे इन पोल्ट्री सेक्टर, ठीक है। तो क्या करते थे, मुर्गियों को पहले ही वो कोलेस्टीन की गोलियां खिला देते थे, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल ड्रग था, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता था, उससे जो चिकन्स हैं उनको बीमारी नहीं होती थी और उनका साइज बड़ा हो जाता था, बड़े बड़े 2-3 किलो के हो जाते थे, ठीक है। लेकिन ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग खाने से जो चिकन थे, ठीक है, और फिर चिकन को जब हम खाते थे तो वो ड्रग्स हमारे अंदर आ जाते थे, जिससे कि लॉन्ग टर्म में हमारे अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, जो कि बहुत डेंजर हो सकता था हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के और भी प्रैक्टिसेस फिशरीज में की जाती है। जैसे एक ड्रग होता है फॉर्मलिन, ठीक है। आप कभी बायो लैब के अंदर गए होगे तो आपने देखा होगा कि उसमें फिशेस के स्पेसिमेन पड़े रहते हैं, ठीक है। तो वो मतलब इंटैक्ट कैसे पड़े रहता है, बिकॉज अगर पानी में किसी फिश को लॉन्ग सम या कोई भी ऑर्गेनिक स्पेसिमेन को हम लंबे समय तक पानी के अंदर रखेंगे तो वो खराब हो जाएंगे, तो उन्हें फॉर्मेलिन में रखा जाता है, ठीक है। तो फॉर्मेलिन में वो सड़ते नहीं है, तो कई बार क्या करते हैं ये फिशरी फार्मर जो होते हैं वो फॉर्मेलिन लगा के मछलियों को स्टोर करके रख लेते हैं और फिर आगे बेच देते हैं। तो लेकिन ये फॉर्मेलिन हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, तो इस टाइप की प्रैक्टिसेस को खत्म करना है, अदरवाइज फाइटोसैनिटरी मेजर लग जाएंगे और डोमेस्टिकली भी अगर बेच रहे हैं तो हेल्थ हैजार्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में। ओवरऑल मराइन इंडस्ट्री की बात करें तो हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर। और अगर हम बात करें वी आर एक्सपोर्टिंग टू 120 कंट्रीज, और अगर हमारे एक्सपोर्ट के टर्म्स में बात करें तो मराइन एक्सपोर्ट 1% एक्सपोर्ट का पार्ट बनता है, ठीक है। तो ये याद रखना। और किसी को कुछ ऐड करना है क्या? और ये बाकी एग्रीकल्चरल मतलब प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सी अथॉरिटी है, एजेंसी है? वो एपेडा, राइट, एपेडा है ना। हाँ। और कितना एग्रीकल्चर, अभी मरीन का नहीं पता मुझे, बट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कितना रहा इस ईयर का, एक रफ फिगर? इसका तो आइडिया तो नहीं है यार अभी। तो सर $50 बिलियन। हाँ, एग्रीकल्चर ना एक्सपोर्ट का हमारा वो टारगेट था ना 30 से 60 बिलियन करना था बाय 2022 और 100 बिलियन पहुंचना था 2025 तक। तो वो टारगेट ये हमारा डबलिंग फार्मर इनकम के अंडर था एंड आई थिंक 51 के करीब करीब का हुआ था लास्ट जो मैंने डेटा पढ़ा था मेंस के लिए। 50 से थोड़ा हाँ सा सर, ऊपर है, 60 नहीं पहुंचा है, 50 से थोड़ा ऊपर कुछ लीड डाल दीजिए आप। राइट, हाँ, मतलब $50 बिलियन के आसपास। और इंपोर्ट कितना रहता है अपना? $30 बिलियन है ना। हाँ, इस ईयर का $32 बिलियन है, बट नॉर्मली 25 के रेंज में रहता है, बट इस ईयर ही $32 बिलियन रहा है। और एक्सपोर्ट को लेकर एक और फैक्ट था ना, आई थिंक फिश एक्सपोर्ट एक होता है, एक अपना राइस एक्सपोर्ट होता है, एक वीट एक्सपोर्ट होता है। तो अपना जो एक्सपोर्ट में है राइस का कंपोनेंट सबसे ज्यादा है और टोटल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में 20% या 18% लगभग अंदाजा 20% का है मेरे पास कि 20% का एक्सपोर्ट हमारा राइस का ही रहता है और वीट का काफी कम है। डिस्पाइट इंडिया काफी प्रोड्यूस करता है वीट, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं है उसका वीट का। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। प्रोडक्शन ऑफ जूट, ठीक है।
तो अभी जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट आया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का जूट इकोनॉमी है दैट हैज डिक्लाइन। ठीक है, तो अगर हम बात करें एरिया अंडर कल्टिवेशन, तो दैट हैज आल्सो डिक्लाइन सेम ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड। जब हमारा डिक्लाइन हो रहा है प्रोडक्शन में भी और कल्टीवेशन में भी, तो हम देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर इसका सिग्निफिकेंट राइज हो रहा है। ठीक है, तो बांग्लादेश में राइज होने के कुछ एडवांटेज है। इंडिया से अगर हम कंपैरिजन करें तो इट हैज सम कंपैरेटिव एडवांटेज। पहला कि यहाँ पर लो कॉस्ट प्रोडक्शन है बिकॉज ऑफ लो वेजेस, जो वर्कर है वो लो वेजेस में काम कर रहे हैं। फेवरेबल पावर टेरिफ, कैश सब्सिडी फॉर एक्सपोर्ट दिया जा रहा है, डाइवर्सिफाइड जूट प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इतना डाइवर्सिफाइड नहीं है। इनफैक्ट इंडिया का कोई भी एक्सपोर्ट का क्वेश्चन है ना, वहाँ पे आप ये पॉइंट यूनिवर्सली लिख सकते हो कि जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज में बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन फॉर डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो हमारे पास लैक ऑफ मार्केट है। ठीक है, ऑल्दो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स ले रखे हैं लेकिन अभी भी वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इन प्रोक्योरमेंट डाइवर्सिफिकेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सॉरी स्टेट ऑफ इंडियन जूट मिल्स। ठीक है, तो ये थोड़ा एक इशू क्रिएट कर रहा है। तो जूट को हम कॉमनली बोलते हैं गोल्डन फाइबर बिकॉज ये थोड़ा लॉन्ग सॉफ्ट और शाइनी नेचुरल फाइबर होता है जो बहुत सारी टेक्सटाइल एप्लीकेशन में काम आता है। ठीक है, अभी करंटली ये जो है ये शुरू में बैग बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन प्लास्टिक से इसे बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिला। ठीक है, जिसके चलते इसकी पॉपुलैरिटी कम होती गई। बट रिसेंटली हम देख रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया, तो हो सकता है कि जूट वापस से प्रोमिनेंस में आ जाए। ठीक है, तो जूट का अगर क्रॉप के हम फीचर्स की बात करें, मतलब इसको कैसा क्लाइमेट कंडीशन चाहिए, तो ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है विच विच मीन्स इट रिक्वायर्स अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, टेम्परेचर ranging from 24 to 38 डिग्री सेल्सियस एंड अ मिनिमम रेनफॉल ऑफ 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर आप समझ सकते हो कि इसको अच्छा खासा रेनफॉल चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये वेस्ट बंगाल के जो उसके अंदर भी जो कैलकाटा वाला जो पॉकेट है वहीं पे ये 90% कंसेंट्रेटेड है। बाकी कुछ स्टेट्स में थोड़ा बहुत है लाइक असम, ओडिशा, मेघालय, बट जो 90% इसका कल्टीवेशन या जो पूरा बिजनेस है इसका ये वेस्ट बंगाल में, और वो भी कैलकाटा रीजन के आसपास सिचुएटेड है। वहां पे जो हुगली रिवर है उसके अराउंड ये बहुत फ्लरिश करता है। ठीक है, तो करंटली अगर हम शेयर की बात करें तो इंडिया शेयर इन इज जस्ट 7% ऑफ ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट, whereas बांग्लादेश ऑक्यूपाइज नियरली 75%। ठीक है, तो एक बहुत सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी आ गई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। जैसे कि आपको पता होगा कि जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो ईस्ट पाकिस्तान बन गया था और फिर इंडिया बन गया था। तो जितने भी जो जूट मिल्स है वो तो इंडिया में रह गई और जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर रह गए। ठीक है, तो वहीं से एक कॉलोनियल लेगेसी की वजह से हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो जूट इंडस्ट्री है उसने काफी सफर किया। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए इसके रिगार्डिंग, तो एक तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी पैकेजिंग कर रखी है जूट मटेरियल की। तो उसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि 100% ऑफ द फूड ग्रेन, ठीक है, एंड मिनिमम 20% ऑफ द शुगर आर टू बी कंपल्सरी पैक्ड इन जूट पैकिंग। ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट ने इंश्योर करने के लिए स्टेप लिए हुए। नेक्स्ट, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है, जूट मार्क इंडिया लोगो है जिससे कि जूट प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी पता लगती है। एंड लास्टली जूट आई केयर, तो ये सर्टिफाइड सीड और साइंटिफिक टेक्निक्स जो है वो देने के लिए टू द फार्मर्स ये इनिशिएटिव चलाया गया। ठीक है, तो दिस वाज रिगार्डिंग जूट इंडस्ट्री। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? सर, जो जूट इंडस्ट्री है वो मेनली गवर्नमेंट सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। जैसा आपने बताया कि पैकेजिंग मटेरियल के लिए यूज करते हैं, तो मेनली जो अपने प्रोक्योरमेंट के ग्रेन्स होते हैं ना, 100% फ्रूट ग्रेन्स और 20% शुगर, ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है कि जूट सैक्स में ही पैक करेंगे। और इसके लिए गवर्नमेंट एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल लेके आई थी 1987 में, तो उसका नाम था जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट, जो 1987 में पास किया गया था। उसके साथ ही सर, जूट इंडस्ट्री है उसका टेक्निकल टेक्सटाइल्स में भी बहुत स्कोप है। जैसे कि जो जियो टेक्सटाइल्स होते हैं ना, सॉइल कंजर्वेशन, इरिगेशन और कंस्ट्रक्शन में जो आपके टेक्सटाइल और फाइबर्स यूज होते हैं, तो उसमें भी जूट फाइबर्स का काफी काम हो सकता है। सॉइल कंजर्वेशन जैसे कि पहाड़ को लैंडस्लाइड से बचाने के लिए जूट की लेयर्स लगा दी हैं। करेक्ट।
तो ये देख लेना, मतलब स्कोप अब इसका काफी बढ़ गया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक और जियो टेक्सटाइल का जो आइडिया है उसके थ्रू, ठीक है। ये आगे इसके चलते लिए हैं। नेशनल जूट बोर्ड भी है गवर्नमेंट का, हम्म। तो वो कौन से मिनिस्टर के अंडर आता है? टेक्सटाइल। तो ये देख लेना, ये सिग्निफिकेंट स्टेप्स हैं और ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आगे चलते हैं। तो मैप में देख लेना, मतलब ज़्यादातर 90% एरिया जो है ये आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। उसके अलावा जो नेबरिंग स्टेट है उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, उड़ान। तो उड़ान इज उड़े देश का आम नागरिक स्कीम, ठीक है। तो नाम से पता लग रहा है कि ये फ्लाइट जो है या जो रीजनल कनेक्टिविटी है थ्रू एयर कनेक्टिविटी उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी इसको 5 साल हो गए हैं स्कीम को, और अपने आप में एक बहुत लैंडमार्क स्कीम थी, ठीक है। लैंडमार्क स्कीम इन द सेंस कि अब तक जो एयरपोर्ट जिनको फाइनेंशियली अनवायबल माना जाता था, वहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको एक इनोवेटिव फंडिंग के थ्रू आपको हेल्प करेंगे, एयरलाइंस को, प्राइवेट एयरलाइंस को, ठीक है। तो एक तरीके से पीपीपी फॉर्मेट में ही कह सकते हो। तो यहाँ पे वायबिलिटी फंडिंग, गैप फंडिंग का आइडिया लाया गया था, जिसके थ्रू अगर लेट्स से दो एरियाज के बीच में अगर 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है या इसके आसपास है, तो बोला गया जैसे लेट्स से 2,000 रुपए की आप टिकट रखो, और आपको जितने की भी वो फाइनेंशियली वाइबल पड़ रही है आप हमें बता दो। जैसे अगर आपको वो 3,000 की पड़ रही है तो आप उसका फेयर जो है 2,000 ही लो, बाकी जो बच गया 1,000 वो हम आपको देंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए विन विन हो गया। गवर्नमेंट के लिए ये इस तरीके से विन विन हो गया कि एक तो रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ रही है एयर कनेक्टिविटी के थ्रू, तो उससे फास्टर मूवमेंट होगा, फास्टर मूवमेंट होगा तो डेवलपमेंट भी फास्टर होगा, ठीक है। तो अभी शुरू में थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत बेनिफिट करेगा, और एक बार लोगों को आदत लग जाएगी तो पीपल वुड प्रेफर एयर कनेक्टिविटी ओवर रेल और रोड, ठीक है। सो उड़ान इज अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम aim to stimulate regional air connectivity and making air travel affordable to masses, ठीक है। ऐसा कुछ अच्छा डेफिनेशन अगर आप लिखते हो along with the keywords like regional connectivity, making travel affordable to masses, तो आप थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द डिजिग्नेटेड एजेंसी, ठीक है, वो इंप्लीमेंट करेगा इसको। नेक्स्ट, RCS Udan Regional Connectivity Udan was awarded Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration अंडर इनोवेटिव कैटेगरी, ठीक है। तो ये अवार्ड भी इसको मिल गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो इस स्कीम के अंदर था क्या, मतलब अपार्ट फ्रॉम के रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, तो इनिशियली बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट थे जहां पे इतना एयर ट्रैफिक था ही नहीं, ठीक है। एयर ट्रैफिक नहीं था तो उसकी वजह से एयरलाइंस को उतना सपोर्ट मिलता नहीं था या एंथुजियाज्म नहीं था उनकी तरफ से, क्योंकि उनको वो फाइनेंशियली वायबल नहीं पड़ता था। तो इस स्कीम के अंदर उनको फाइनेंशियली वायबल भी पड़ गया, और जो एग्जिस्टिंग जैसे नो फ्रिल एयरपोर्ट हम एक चीज बोलते हैं, जैसे जनधन अकाउंट में नो फ्रिल अकाउंट दे रहे थे। नो फ्रिल मतलब कि उसमें कोई एडिशनल सर्विसेज नहीं है। जैसे अभी आप IGI एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको एक बहुत बढ़िया 5 स्टार लॉन्ज मिलेगा, आप वहां जाके आराम से रेस्ट कर सकते हो, आप वहां से शॉपिंग कर सकते हो, खाना खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन वहीं एक कोई छोटा सा एयरपोर्ट ले लो, जैसे उदयपुर में एक एयरपोर्ट है, ठीक है, या कोटा एयरपोर्ट है, तो अब वहां जाओगे तो यार वहां पे तो इतनी कोई ट्रैफिक आता भी नहीं है, तो उधर इतने एक्सपेंसिव लॉन्ज आपको मिलेंगे नहीं, आपको एक्सपेंसिव सर्विसेज नहीं मिलेंगे। यानी एक बहुत छोटा सा एक एयरपोर्ट है जहाँ पे बस एक रनवे है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, और कोई ऐसी एडिशनल कोई आपके पास फीचर नहीं अवेलेबल है, तो उसको हम बोलते हैं नो फ्रिल, ठीक है। यहाँ पे कोई ज्यादा एडिशनल फीचर नहीं है, बस यहाँ पे एक रनवे बना दिया ताकि एयर फ्लाइट जो है वो लैंड कर सके और टेक ऑफ कर सके, बस इतना ही देना है, ठीक है। So in the last 5 years, Udan has increased the regional air connectivity in the country. Operational airport increased from 74 to 141, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि हम लोग 74 से 141 एयरपोर्ट हम वर्किंग में ले आए, ठीक है। पहले बहुत सारे उसमें नॉन ऑपरेशनल थे, या कभी कोई नेता वेता आ गया तो उनको लेके आ जाते थे, बाकी कभी वो यूज नहीं होते थे। With one 425 new routes initiated under the scheme, एयर कनेक्टिविटी टू मोर देन 29 स्टेट्स एंड यूटी, ठीक है। जनरली अगर हम देखें तो एयर कनेक्टिविटी अभी भी बहुत स्कार्स है विद रिस्पेक्ट टू हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। वहां पे कनेक्टिविटी का बहुत इश्यू होता है, तो इसलिए ये जो उड़ान स्कीम है इसके अंदर खासा फोकस जो है, या इसका जो खासा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिला है, ठीक है। सो
उड़ान के अंदर एम ये है 2026 तक हम 1000 रूट्स बना लेंगे, एयर रूट्स, ठीक है। उड़ान क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन नीड एंड लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ लाइफलाइन उड़ान, ठीक है। लाइफलाइन उड़ान बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेडिकल कार्गो है ड्यूरिंग पैंडमिक, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक वर्जन था इसके अंदर जिसके थ्रू हम लोगों ने बहुत तेजी से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, ठीक। नेक्स्ट, कृषि उड़ान एक स्कीम हम रिसेंटली लेके आए। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्योंकि कनेक्टिविटी वाला वही सेम इश्यू है और फिर लॉजिस्टिक्स की भी कमी है, तो इतने समय तक बहुत सारे पेरिशेबल आइटम्स है वो खराब हो जाते थे, ठीक है। तो उनका ट्रांसपोर्टेशन बेटर तरीके से करने के लिए उनको एरियल ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है, या एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजा जा रहा है। यही कृषि उड़ान स्कीम है, ठीक है। इसी लाइन पे हमने एक किसान रेल स्कीम भी देखी थी जिसमें जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको ट्रेन के माध्यम से भेजा जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल उड़ान रूट्स फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन टू एक्सप्लोर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी फ्रॉम गुवाहाटी एंड इम्फाल, ठीक है। तो ये फर्दर इसके अंदर सब टाइप्स है उड़ान स्कीम के अंदर, ठीक है। किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें? तो याद रखना नो फ्रिल एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट आया था इसके अंदर। आगे चलते हैं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक ऑफ 1949, ठीक है, जेनेवा कन्वेंशन। तो कंफ्यूज मत होना, जेनेवा कन्वेंशन हम कई चीजों के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। एक जो है हम लोग प्रिजनर्स ऑफ वॉर के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, जैसे अभी हमारा जो एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, मतलब इंडियन नेशनल ही है, कुलभूषण जाधव, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के अंदर जेल के अंदर कैद है। तो हम लोगों ने उनके काउंसिलर एक्सेस के लिए जेनेवा कन्वेंशन का इस्तेमाल किया था, तो ये पता होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे जेनेवा कन्वेंशन रोड ट्रैफिक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जेनेवा कन्वेंशन जो है इसके अंदर इंटरनेशनल ट्रीटी है टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड सेफ्टी ऑफ रोड ट्रैफिक, ठीक है, बाय एस्टैब्लिशिंग रूल्स एक्सेट्रा। तो इंडिया इसमें सिग्नेटरी है और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इशू किया है नोटिफिकेशन फॉर स्टैंडर्डाइजिंग इशुएंस ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, ठीक है, जिसके अंडर हम लोग इस कन्वेंशन के अंदर कंप्लाई कर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। आगे चलते हैं। अमेंडमेंट इन ये इंडियन टेली बोलिए। ये ये कन्वेंशन इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। वो अभी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है ना, तो रोड से रिलेटेड माइट बी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला देख लेना। अभी आगे चलते हैं। अमेंडमेंट इन इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे, ठीक है। राइट ऑफ वे क्या है? मतलब जब भी ये राइट ऑफ वे आप सुनोगे, ये टर्म राइट ऑफ वे, तो आपका दिमाग में ये घंटी बज जानी चाहिए कि ये टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो राइट ऑफ वे क्या होता है? ये टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ये यूज करते हैं राइट ऑफ वे टू बिल्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक टावर्स ऑन लैंड सो दैट लैंड्स दे डू नॉट ओन, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता होगा जितने भी टेलीफोन्स हैं या फिर जो मोबाइल फोन्स है उनको चलाने के लिए आपको नेटवर्क टावर्स चाहिए, ठीक है। और नेटवर्क टावर्स जगह जगह चाहिए। अब वो जगह जगह कंपनी जो है वो जमीन तो जाके नहीं खरीद सकती, ठीक है। शहरों में वो जमीन कई गुना भाव पे मिलती है, वहीं गाँव में उस जमीन की कीमत कुछ भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इट्स नॉट फिजिबल फॉर द कंपनी कि वो जगह जगह जाके वो ये टावर्स एस्टैब्लिश करने के लिए लैंड खरीदे, ठीक है। तो कई बार वो क्या होती है, परमिशन लेती है। फिर कई बार कंपनीज क्या होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी बिछाती है। अगर आप 5G की सर्विस यूज मतलब वाईफाई वगैरह यूज कर रहे होगे तो आपने जरूर सुना होगा कि वो फाइबर केबल बिछाएगा पूरा, ठीक है। तो वो केबल बिछाने के लिए भी उनको परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। तो बेसिकली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए राइट ऑफ वे की जरूरत पड़ती है। और राइट ऑफ वे ये देता कौन है? तो ये देता है इनको स्टेट गवर्नमेंट। जैसे अगर हम बात बोले तो टेलीकॉम के जो स्पेक्ट्रम है वो कौन सेल करता है, कोई बता सकता है? बेचता कौन है टेलीकॉम के स्पेक्ट्रम को? ट्राई। नहीं, कोई और गेस मारना चाहे? मतलब सेंटर तो बेचेगा ही, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ सेंटर की डेडिकेटेड टेलीकम्युनिकेशन, नहीं। DOT डेडिकेट एजेंसी। करेक्ट, हाँ डीओटी है। हाँ डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, ठीक है। Telecommunication हाँ, तो वो स्पेक्ट्रम बेचता है, ट्राई रेगुलेट करता है। ये कंफ्यूज कई बार हो सकते हो आप, तो याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है वो स्पेक्ट्रम बेचता है, ट्राई उसको रेगुलेट करता है। जैसे अगर किसी पे फाइन लगाना है तो फिर वो ट्राई लगाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस पता होना चाहिए अपने को। सो अब यहाँ पे तो सेंटर का रोल हो गया। स्पेक्ट्रम, मैं सेंटर हूँ, मैंने स्पेक्ट्रम बेचा, लेकिन अब ये टेलीकॉम कंपनियों को बेचारों को स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है वहां जाके।
बिकॉज हर स्टेट में राइट ऑफ वे का अलग चार्जेस है, ठीक है। फिर उसमें करप्शन, रेड टेपिज्म भी आ जाता है, जिसके चलते उनका जो नेटवर्क डिप्लॉयमेंट होता है स्लोअर होता है, ठीक है, या उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिलता। तो उस चीज को रिफॉर्म करने के लिए राइट ऑफ वे का कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो अमेंडमेंट्स आर एम्ड एट फैसिलिटेटिंग रैपिड एक्सपेंशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क, ठीक है, देयरफॉर इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। So this provides a framework for approval and settle dispute in a time-bound manner and improve coordination between companies and government authorities, ठीक है। तो उस चीज को एक तरीके से रेगुलराइज कर दिया है कि जिसके अंदर अप्रूवल भी मिल जाएगा और डिस्प्यूट अगर कोई है तो उसका सेटलमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो की फीचर क्या है? राइट ऑफ वे एप्लीकेशन प्रोसीजर सिंप्लीफाइड टू फैसिलिटेट फास्टर 5G रोल आउट, ठीक है। तो कंपनीज को दो इशू फेस करने पड़ रहे थे। पहला तो उन्हें बार्गेन करना पड़ रहा था स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और दूसरा डिले भी हो रहा था कंसिडरेबल, ठीक है, जिसकी वजह से उनके कॉस्ट ओवररन हो जा रहे थे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने का आइडिया यही था, क्योंकि हम 5G स्पेक्ट्रम बहुत महंगा बेच रहे हैं इन लोगों को, तो इनको आगे जाके रोल आउट करने में दिक्कत ना है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को रिफॉर्म किया गया। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस हैव बीन रैशनलाइज्ड टू रिड्यूस compliance cost. Next, telecom licenses may enter into agreement with private property owners and they will not require any permission from government authority, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट राज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी इससे डू अवे कर दिया गया। ऑल्सो अ न्यू 5G राइट ऑफ वे एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गति शक्ति संचार पोर्टल वाज लॉन्च टू एनेबल फास्टर 5G रोल आउट, ठीक है। तो गति शक्ति आप जानते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तेजी से डेवलप करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग 16 मिनिस्ट्रीज को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग प्रायोरिटाइज कर सकें, सिंक्रोनाइज कर सकें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको एनहेंस कर सके, उसका स्पीड अप कर सके, ठीक है। सो इन लाइन विद द पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, इट फैसिलिटेट स्मूथ डिप्लॉयमेंट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, दिस पोर्टल विल बी अ सिंगल विंडो पोर्टल फॉर ऑल टेलीकॉम रिलेटेड राइट ऑफ वे एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये था राइट ऑफ वे का कॉन्सेप्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा काफी कुछ इसमें। आगे चलते हैं। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, ठीक है। तो नीपम में, so NIPAM has achieved the target of imparting intellectual property awareness and basic training to 1 million students in India, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। ये नीपम जो है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू इम्पार्ट IP अवेयरनेस एंड बेसिक ट्रेनिंग्स एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। तो हमारी कंट्री में जो IPR जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और ये जो पूरा IP का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उसको देखता है। तो ये इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय अ डेडिकेटेड एजेंसी कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन ट्रेडमार्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। सो यही था ये जो प्रोजेक्ट नीपम है, इसके अंदर हम लोगों ने 1 मिलियन स्टूडेंट्स को अवेयर किया है। और ये जो 1 मिलियन स्टूडेंट है ये क्लास 8 से लेके क्लास 12 के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके अंदर जो स्पिरिट है क्रिएटिविटी और इनोवेशन को, उसको एनहांस करने के लिए ये अवेयरनेस दी गई थी, ठीक है। सो साथ ही साथ दिस विल कंट्रीब्यूट टू कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी थ्रू रीमॉडल अप्रोच टुवर्ड्स मेकिंग यूज ऑफ IP ऑफिस एग्जिस्टिंग resources in collaboration with Atal Innovation Mission, All India Council for Technical Education UGC and others। तो अटल इनोवेशन मिशन को कौन सा नोडल एजेंसी है जो देखता है अटल इनोवेशन मिशन को? नीति आयोग। हाँ करेक्ट, नीति आयोग है। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो ये था नीपम के बारे में, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन के बारे में। आगे चलते हैं। वर्क फ्रॉम होम, तो अभी द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैज नोटिफाइड न्यू रूल्स, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग वर्क फ्रॉम होम इन द SEZ रूल्स को नोटिफाई किया है। यानी जो वर्क फ्रॉम होम है अब एम्प्लॉयज जो कि SEZ यूनिट्स में काम करते हैं ऑफ IT एंड ITES कंपनीज, ठीक है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है वहां तो घर पे बैठ के काम हो नहीं सकता, वहां तो आपको जाके करना पड़ेगा। लेकिन IT कंपनी जो SEZ में काम करी थी उनके जो वर्कर्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे थे उनके लिए इसमें अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। सो अंडर दिस नॉर्म्स अ कंपनी हुज 50% और लेस एम्प्लॉयज ऑप्ट फॉर वर्क फ्रॉम होम can flexibly use this facility without submitting attendance record with the SEZ Development Commission, ठीक है। तो अब ऐसी कंपनी जहाँ पे ये 50% या उससे कम एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कर सकते हैं विदाउट
गिविंग नोटिस टू द SEZ डेवलपमेंट कमिश्नर कि हमारा अटेंडेंस रिकॉर्ड ये रह रहा है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से उन लोगों को वो छूट मिलती है SEZ के अंदर। न्यू प्रोविजन ऑफ डीम्ड अप्रूवल फॉर वर्क फॉर होल प्रपोजल विदिन 15 days ऑफ सबमिशन इन केस ऑफ नो कम्युनिकेशन बाय द कमिश्नर, ठीक है। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन साइलेंस बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन साइलेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसा पब्लिक उसको बोल सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसके अंदर आपने लेट्स से किसी परमिशन के लिए अप्लाई किया और आपको स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर कोई भी रिप्लाई नहीं मिला, ठीक है, चाहे वो यस हो चाहे वो नो हो। अगर आपको नहीं मिला है उस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली परमिशन ग्रांटेड माना जाएगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन, सॉरी गोल्डन साइलेंस। तो ये आप इफेक्टिवली यूज कर लेना जहां पे भी एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना है। तो अभी क्या है, जो डिले करते हैं ये लोग ऑफिशियल्स, रेड टेपिज्म के चलते वो डिले करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को ग्रांट देने में। तो अगर आपने स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं ग्रांट दिया तो माना जाएगा कि हाँ चलो ये पास हो गया और इट इज गुड टू गो, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं मून लाइटिंग। अभी ये बहुत फेमस हो रहा है कॉन्सेप्ट, एथिक्स के कंटेक्स्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है मून लाइटिंग के बारे में। अभी रिसेंटली विप्रो ने अराउंड 300 एम्प्लॉयज को निकाला था बिकॉज दे वर एलिज्ड टू बी डूइंग मून लाइटिंग। तो मून लाइटिंग क्या होता है? दिस रिफर्स टू परस्यूइंग मोर देन वन जॉब एट अ टाइम विदाउट अवेयरनेस ऑफ द मेन एम्प्लॉयर, ठीक है। जैसे अभी क्या हो रहा था, विप्रो में वो लोग काम कर रहे थे, साथ ही साथ वो TCS में भी कुछ ना कुछ जॉब पकड़ लिया था, दो इनकम उठा रहे थे विदाउट बोथ ऑफ द कंपनीज नोइंग कि वो दोनों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चक्कर में उन्हें बाहर निकाल दिया गया। सो रीजन मून लाइटिंग का क्यों इतना देखने को मिल रहा है, खासकर IT कंपनीज में, क्योंकि IT कंपनीज में मल्टीटास्क कर पाना थोड़ा सा इजियर साइड पे होता है, बिकॉज आपको ऐसा फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से भी काम कर सकते हो। तो ऐसे टाइम पे जब आप फिजिकली जा ही नहीं रहे हो तो आपके पास बहुत लिबर्टी रहती है कि आप इस टाइप की हरकतें कर सकते हो, ठीक है, मतलब इट्स नॉट एथिकल, ठीक है। सो ये मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कैंटेलियन इफेक्ट। इट refers to the ideas that changes in money supply in an economy causes redistribution of purchasing power among people, disturbs relative prices of goods and services, lead to misallocation of scarce resources, ठीक है। जब भी मनी सप्लाई में चेंज होता है तो जो परचेसिंग पावर है वो भी चेंज हो जाती है। Although money has largely been considered to be neutral by economists today, in sense that changes in money supply had no real effect, it is named after the 18th century French economist Richard Cantillon, who published his idea in 1755 in the book Essay on Natural Nature of Trade in General, ठीक है। तो बस यही है, मतलब अभी करंटली इसका इतना यूज नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जगह आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आ रहा समझ में तो चलेगा ये। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स लार्ज हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ठीक है। तो एक फैक्चुअल डेटा है जो अपने को पता होना चाहिए। इंडिया में बहुत एक लैंडमार्क डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो रिसेंटली द गोल्डन जॉइंट कनेक्टेड द टू एंड्स ऑफ ओवरआर्च डेक ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ओवर चिनाब रिवर वाज इनॉग्रेटेड, ठीक है। तो वो जो दिल्ली से कटरा का जो रास्ता है माता वैष्णो देवी का, उसको रिड्यूस करने के लिए ये चिनाब का जो रेलवे ब्रिज है इसको तैयार किया गया। तो ये 1.3 किलोमीटर का लॉन्ग ब्रिज है, दैट इज लोकेटेड 359 किलोमीटर अबव चेनाब रिवर, ठीक है। इसीलिए ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ठीक है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा टू कश्मीर एंड फॉर्म्स क्रूशियल लिंक बिटवीन कटरा टू बनिहाल, ठीक है, पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला सेक्शन ऑफ कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ कुछ ऐड करना है? ठीक है भाई लोग, तो आज के लिए यहीं एंड करते हैं। और रेलवे